तो सिलेबस पूरा समझ में आ गया, क्वेश्चंस पूरे समझ में आए। अब बारी है उन क्वेश्चन को करने के लिए ना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। तो हेडिंग लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब हम लोगों ने बात करी थी सिलेबस की, जब सबसे पहला क्लास हुआ था, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे क्या क्या बातें हुई थी जरा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, है ना। जैसे हमने कहा था कि सबसे बड़ा सेक्शन जो बीपीएससी इकोनॉमिक्स के मेंस में आता है, वो सबसे बड़ा सेक्शन कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज से आए हैं, विकास के मुद्दों से आए हैं। तो डेवलपमेंटल इश्यूज में किस किस तरह के डेवलपमेंट पे, इसको भी हम लोगों ने बात करी कि विकास के मुद्दे में क्या क्या मुद्दा है जिसका जा सकता है ना। आर्थिक विकास में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा था, वैसे तो बहुत कुछ है, डेवलपमेंट अपने आप में इतना बड़ा मुद्दा है ना कि उसके लिए सरकारें चली जाती हैं, सरकारें नहीं आ जाती हैं, और फिर सरकारों की आलोचना होती रहती है कि आप विकास नहीं कर रहे हैं, या आप विकास कर रहे हैं, या जो आप विकास कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या जो विकास कर रहे हैं उसका तरीका सही नहीं है। बहुत सारे सवाल जवाब होते रहते हैं। विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अपने पेपर में क्या क्या आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 5 टाइप की बातें करी थी। डेवलपमेंट को लेकर 5 टाइप के इश्यूज हैं जिन पे अपने पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला इश्यू क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, आर्थिक विकास क्या है, और व्हाट व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इनके की कंपोनेंट्स क्या हैं, कि जैसे हम किस तरह के विकास को आर्थिक विकास मानेंगे। ये प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है। विकास में एक मुद्दा क्या है, आर्थिक विकास। दूसरा मुद्दा क्या है, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, पैसे का बढ़ जाना। हालांकि सिर्फ पैसे का बढ़ जाना ही नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। अगर पॉवर्टी का रिडक्शन हो रहा है, गरीबी कम हो रही तो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिन चीज़ों को हम यूज करते हैं, दरअसल आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं पहले से, ऐसा मान के मैं पढ़ाता हूँ, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि आप क्या पढ़े हैं और कितना पढ़े हैं और कितना समझते हैं आप, वो हम बहुत बेहतर। आगे आगे पाठ, पीछे सपाट, है ना। तो जैसे अगर आपसे हम कहें कि डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो आप क्या बताइए, विकास के लिए सबसे आवश्यक बात क्या है, हैं? रिसोर्स, मतलब कैपिटल कह लो उसको। रिसोर्स का दूसरा नाम कैपिटल कह सकते हैं। मतलब अगर हम बहुत नीचे लेवल पे बात करें, बहुत बेसिक लेवल पे बात करें, तो हमको रिसोर्स चाहिए होता है। और क्या करते हैं रिसोर्स का हम डेवलपमेंट, रिसोर्स को क्या करिएगा, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो संसाधन का क्या करिएगा, आप दोहन करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं रिसोर्सेज को आप। और अगर आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ रिसोर्स को आप मैनेज कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। क्या किया आपने, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ाया, केमिकल पेस्टिसाइड का यूज बढ़ाया, फॉरेन से ले आए उनका यूज बढ़ाया। आपके यहाँ डेवलपमेंट तो बहुत तेजी से हुआ, और अब आप 10 सालों के भीतर खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न निर्यातक बन गए। और जो आपने, जब आपके यहाँ पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, 1971 से 1991 का पीरियड भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। भारत में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर इन 20 वर्षों में रही। इन 20 वर्षों में खाद्यान्न संकट बढ़ जाना चाहिए था क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ी है। लेकिन इन 20 वर्षों में ना सिर्फ हमने बढ़ी हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि हम खाद्यान्न निर्यातक भी बन गए। मतलब कि जिस रेट से जनसंख्या बढ़ी उससे ज़्यादा रेट से हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन उन 20 सालों के बाद हमको क्या पता चला कि जिन खेतों से हमने बहुत ज़्यादा उत्पादन लिया था, उन खेतों क्या हो गई है,
कम गई है, धीरे धीरे करके कम हो रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। जो हमने सीड्स प्रोड्यूस किए थे या हमने जो जो ग्रेन प्रोड्यूस किए थे, उनका जो न्यूट्रिशनल सेटअप है वो बिगड़ गया है। जिस तरह का न्यूट्रिशन गेहूं का बीज पहले दे रहा था वो ऐसा नहीं दे रहा है। तो ये सब हमने क्या किया, हमने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट किया, संसाधनों का अति दोहन करके हमने क्या किया, संसाधनों की गुणवत्ता के साथ हमने कंप्रोमाइज कर लिया। तो ये एक समस्या लोगों के सामने 1970 के बाद से दिखाई देने लगी। तो विकास का एक दूसरे मॉडल पे चर्चा की जानी थी। वो मॉडल ऐसा था कि जिसमें हम रिसोर्स को यूटिलाइज करें, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, संसाधनों का गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन करें, संसाधन को इस तरह से हम प्रयोग करें जिससे वो अपनी गुणवत्ता में गिरावट ना, उनकी गुणवत्ता में गिरावट ना आने पाए, उनकी क्वालिटी में कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना आने पाए। आने वाली पीढ़ियां भी उनको उसी तरह से, एक खेत है जिसमें से आपने तो बहुत अच्छे से गेहूं उगाया और उस खेत में आपने टन गेहूं उगाया, आपका बच्चा, आपने अपने बच्चे के लिए बंजर जमीन छोड़ी, आपने विकास किया कि विनाश किया? अब तो बहुत मौज से जिंदगी जिए। और आपका बच्चा, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हम संसाधनों को खराब करके जा रहे हैं तो ये कैसी बात कर रहे हैं हम? ये हम विकास तो नहीं कह सकते ना इसको। तो अगर हम कोई ऐसा विकास का मॉडल अपना रहे हैं जिस संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए कम गुणवत्ता वाले छूट रहे हैं, जो हम जमीन छोड़ रहे हैं उसकी उत्पादकता कम है या बिल्कुल नहीं है, तो हम सही काम नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ गड़बड़ी हो रही होगी? कहीं ना कहीं ये जो टेक्निक अपना रहे हैं आप रिसोर्स की यूटिलाइजेशन की, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा ना। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन की दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? दूसरी टेक्निक ये हो सकती है कि हम तरह से मैनेज करें जिससे इकोनॉमी कैसी रहे, सस्टेनेबल रहे। तो दूसरा मॉडल क्या हुआ डेवलपमेंट का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? सतत रहना, सस्टेन करना चाहिए। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? विकास सतत कैसे रहेगा, कैसे रेगुलर रहेगा? संसाधनों को आपको इस तरह से यूज करना होगा जिससे वो आने वाली पीढ़ी को उसी गुणवत्ता से मिले जिस गुणवत्ता में आपको मिले हैं। आपको क्या समझना है कि संसाधनों पर आपका अधिकार नहीं है, आपने इन्हें आने वाली पीढ़ी से उधार ले रखा है। और आप कैसे संसाधनों को यूज करते हैं? जैसे कि वो आपको विरासत में मिले हैं और आप ही अंतिम हैं इसको प्रयोग करने वाले, उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। तो डेवलपमेंट का दूसरा मॉडल क्या आ गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की एक और समस्या है, अगर हम कोई ऐसा विकास करने में बहुत सफल हो जाएं, जैसा कि भारत में विकास हो रहा है, जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में विकास हो रहा है, हम कोई ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा सेक्शन छूट जाए। जैसे भारत की जीडीपी में ऐसा कहा जाता है, भारत की जीडीपी का 85% हिस्सा केवल 15% के लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब भारत के 100 रुपए पर नियंत्रण के 100 रुपए में 85 रुपए पर किसका कंट्रोल है? तो बचे हुए 15% पे कौन जी खा रहा है? 85% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब क्या चल रहा है खेल? कुछ लोग तो बहुत विकसित हो गए हैं और कुछ लोग अपने सर्वाइवल के लिए भी संकटग्रस्त हैं। आप जरा सोचिए गौर से कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 80 करोड़ लोग अन्न योजना पर जिंदा हैं। हाँ, सोचिए इस बात को, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में 60% लोग सरकार द्वारा दिए गए भीख पर जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हम जीडीपी के रैंकिंग में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, चौथे नंबर पे आ रहे हैं, छठे नंबर, पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, तो ये रेशियो क्या हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं इक्वली? क्या देश के आर्थिक विकास का लाभ सभी को बराबर मिल रहा है? क्या जब जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं? क्या पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है? क्या इनकम इनइक्वलिटी कम हो रही है? इन सब का जवाब क्या है? नहीं। ये नहीं जवाब क्यों है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है, कौन जवाबदेह है इसके लिए?
सतत विकास वाली बात समझ में आई। सतत विकास के बाद हमें जहां जाना था उसके लिए जानना जरूरी है कि विकास में कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है, कुछ लोगों को कम मिल रहा है। संसाधनों का वितरण समान रूप से नहीं है। अगर हम कैपिटलिस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कैपिटलिज्म में भी क्रोनी कैपिटलिज्म है। सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं, सरकार के नियम कानून ऐसे हैं जिससे बड़े इन्वेस्टर्स को फायदा मिलता है, छोटे इन्वेस्टर्स को फायदा नहीं मिलता। टाटा ही पानी भी बेचेंगे, टाटा ही मसाला भी बेचेंगे, टाटा ही जो है नमक भी बेचेंगे, टाटा ही साबुन भी बेचेंगे, टाटा ही तेल भी बेचेंगे। अरे कम से कम कुछ ऐसे साबुन बनाने वाली इंडस्ट्री को छोटे इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ दो। मसाला पीसने वाली जो इन्वेस्टमेंट है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए छोड़ दो। बोल दो कि इसमें कोई भी 10 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। छोटे छोटे मसाला बनाने वाली यूनिट खड़ी होंगी, लोकल लेवल पे सेचुरेट करेंगी मार्केट को, इनकम इक्वलिटी बढ़ेगी। साबुन बनाने वाली छोटी छोटी कंपनियां आप कोई, लेकिन अभी क्या है, इस सब चीज़ों पर कारपोरेट कब्जा है। आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली हर चीज पर कारपोरेट का कब्जा है, और वही कारपोरेट और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है, और उनसे सरकार को जो इनकम मिल रही है उसका बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। और वो आम आदमी को मिल पाए इसके लिए विकास की रणनीति में कैसा परिवर्तन करना चाहिए, हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, समावेशी विकास पर काम करना चाहिए। तो हमारे डेवलपमेंट की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकें, इंक्लूड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर को इंक्लूड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स को इंक्लूड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को इंक्लूड, लोगों को शामिल कर सकें, क्षेत्रों को शामिल कर सकें, आर्थिक क्षेत्रों को शामिल कर सकें। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या हिंदी क्या कहते हैं, समावेशी विकास। जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे, तीनों विकास की बात करनी होगी। आर्थिक विकास में फिलहाल हम इन 3 चीज़ों की चर्चा करते हैं। एक को हम केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, जहां पर वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे हमारा इकोनॉमिक बेस बड़ा होगा, इस बात पे केवल काम करता है। दूसरी सिचुएशन में क्या काम करता है, वो ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे संसाधनों की गुणवत्ता पर कोई असर ना पड़े। अगर आप सतत विकास की बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये मान लीजिए कि सोसाइटी है, इसको डेवलपमेंट का बेनिफिट देना है। कैसे देना है, बाय द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में हमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना होगा। और अगर हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखेंगे तो ये जो सेक्शन मिला है ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हमारा डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो रहा हो, सोशल डेवलपमेंट के क्या पैरामीटर्स, बढ़िया हेल्थ सर्विसेज मिल रही हो, शिक्षा अच्छी मिल रही हो, भरपेट खाना मिल रहा हो, कपड़ा मिल रहा हो, आवास की सुविधा हो, चलने के लिए बढ़िया सड़कें हों। कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं आप लोग। तो ऐसा इतनी सारी चीज़ें कैसे दी जा सकती है। तो ऐसा अगर डेवलपमेंट बनाए हम तो सोशल डेवलपमेंट होगा। लेकिन सोशल डेवलपमेंट होने के लिए क्या जरूरी है, इन सबके लिए क्या जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोर कॉन्सेप्ट है। इसके बिना ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट संभव है, ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट संभव है, ना एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट संभव है, ना ह्यूमन डेवलपमेंट संभव है, किसी तरह की कोई असंभव है। तो एक ना कॉलम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का भी क्वेश्चन आपके पेपर, मानव विकास। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको सबको मिला देंगे, तीनों को मिला देंगे तो मानव विकास हो जाएगा। मानव विकास का मतलब क्या है, मानव संसाधन विकास, मानव को एक बेहतर रिसोर्स के रूप में डेवलप करना, और ह्यूमन को इस तरह से न्याय देना जिससे वो एक गरिमापूर्ण जीवन जी सके, डिग्निटीफुल लाइफ जी सके, ये ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कैसे हम उस level तक पहुँचेंगे, ये चलो आगे हम देखते हैं। ये बात समझ में आई। इनमें सबसे पहला टॉपिक हमको क्या लेना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो हेडिंग लिखें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। हिंदी में लिखेंगे आर्थिक विकास, इंग्लिश में लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
और अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात करें तो क्या क्या इसके डायमेंशंस बन सकते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट टॉपिक दो डायमेंशन बन, पहला क्या है, आर्थिक विकास के दो डायमेंशन, कि व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन। हालांकि अब इतने सीधे क्वेश्चन उम्मीद करना विल नॉट बी गुड क्योंकि पहले आता था 42वीं 43वीं का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास क्या है, तो अब सोचना कि आएगा ठीक नहीं है। आर्थिक विकास क्या है, इतना आसान क्वेश्चन की उम्मीद करना अब ठीक बात नहीं है, है? कुछ उसमें भी ट्विस्ट करेगा, हाँ कुछ ट्विस्ट करेगा, इतना सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना? इतना सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझना भगवान चाह रहे हैं कि एसडीएम बन जाओ तुम, है ना? और एकदम धक्का मार के एसडीएम बनाना चाह रहे हैं। तो ये व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसे क्वेश्चन को तो आप उम्मीद मत करिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर नहीं है और ट्विस्ट किया तो आप कर नहीं पाओगे। बातें यही रहेंगी, क्वेश्चन जैसा ट्विस्ट हुआ है उसके हिसाब से आपको बदलाव करना होगा। और दूसरा पहलू है इसका डायमेंशन, की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के मूलभूत तत्व, ये में लिखेंगे आर्थिक विकास के मूलभूत तत्व, है ना? आर्थिक विकास के मूलभूत तत्व, क्या क्या चीज़ों को हम आर्थिक विकास के दायरे में रख सकते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। पहला पहला ही आप पॉइंट लिखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ही बनाइए, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास क्या है। अच्छा, कंपोनेंट्स पे अगर हम लिस्टिंग करना चाहें तो आप बताएं कुछ हमको, हाँ, इस बारे में कि इस तरह के डेवलपमेंट को क्या की कंपोनेंट्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थोड़ा बताइए इस बारे में, एक बताइए, बस आप एक ही बताइए। सबसे पहला, अगर हमें की कंपोनेंट बनाना है कि हम क्या डेवलप कर रहे हैं, इसके लिए कलेक्टिवली हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है ना? तो क्या है जिसको हम, कुछ ऐसा तो है नहीं कि एक कोई चीज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी एस्पेक्ट हैं इकोनॉमी के, सभी में डेवलपमेंट को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो क्या है जिसको कलेक्टिवली इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल रहे हैं? तो पहला आपने क्या बताया, डेवलपमेंट इन जीडीपी या ग्रोथ इन जीडीपी, ये सबसे जरूरी चीज़। जैसे आप कुछ भी डेवलपमेंट करना चाहें, चाहे सोशल डेवलपमेंट करना चाहें, चाहे सस्टेनेबल करना चाहें, चाहे इंक्लूसिव करना, आप कुछ भी अपने जीवन में कोई बदलाव करना चाहें, तो सबसे पहली जरूरत क्या है? ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते। आप अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छा हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते, कुछ नहीं है। तो जीडीपी बढ़ा होना बहुत जरूरी है। के अलावा कुछ जीडीपी के अलावा कुछ होना चाहिए। वो तो नहीं, वेरी गुड, नॉट वेरी गुड। दरअसल जीडीपी से जोड़ लो ना इन चीजों को, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा। जीडीपी बढ़ेगा, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, है ना? लेकिन सवाल ये है कि बढ़ा हुआ पर कैपिटा इनकम कितना आप तक पहुंच, जैसे पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम देश का एक एवरेज पर कैपिटा इनकम है, कि एग्जैक्ट है वो। जैसे पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो क्या आपको मिलता है वो एक एवरेज है। तो वो एवरेज क्या हर आदमी तक पहुंच रहा है? अगर पहुंचाना चाहें तो किस रूप में पहुंचेगा? अगर पहुंचाना चाहें तो किस रूप, या तो सरकार सबको लाइन लगा के बांट दे, ये लो तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम्हारा हिस्सा, ये लो तुम्हारा हिस्सा। या फिर सरकार क्या करे, ऐसी कंडीशंस बनाए जिनके कारण से लोग उतना कमा सके, है ना? एम्प्लॉयमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दूसरा सबसे कोर कंपोनेंट है, वो क्या है? क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप जीडीपी को सही आदमी तक पहुंचा सकते हैं ना। तो रोजगार सृजन के अवसर, रोजगार निर्माण के अवसर नए आने चाहिए, ये दूसरा बात है। तीसरा क्या होना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी सोसाइटी में रहते हैं जो किसी कारण से एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, है ना। या मान लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई स्विच है हम दबाएंगे और नए नए रोजगार उठ के खड़े हो जाएंगे। तो अभी जो अभी चैलेंजेस को फेस कर रहा है उसके लिए क्या करें। जो अभी अभी मान लीजिए कि जैसे अभी आपने कहा ना कि किसी ने बोला ना कि उसको पैसे मिलने चाहिए, वो खरीदने की क्षमता, बाजार बढ़ाना चाहिए। अभी आपने बोला ना कि बाजार बढ़ाना चाहिए। बाजार कैसे बढ़ेगा, बाजार बढ़ने का मतलब क्या है, बाजार क्या है पहले तो वो बताओ हमको, व्हाट इज मार्केट। संबंध है। सेलर कौन है, जो जिसने प्रोड्यूस किया है। बायर कौन है, जो उपभोक्ता तो सारा है, उपभोक्ता नहीं, जिसके पास परचेजिंग पावर है ना। एक एक हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था कि एक बनता है डिमांड का कर्व और एक बनता है सप्लाई का कर्व, और सप्लाई और डिमांड के कर्व जहाँ काटते हैं वो जगह को क्या कहा जाता है, मार्केट कहा जाता है। और सप्लाई तो अपनी जगह पे है, डिमांड अपनी जगह पे, दोनों काटेंगे कब, जब आपकी खरीदने की क्षमता बाजार के मूल्य के अनुरूप हो जाएगी। जैसे मेरा बहुत जोर से मन कर रहा है कि मैं ऑडी कार खरीद, तो मैं क्या करूं, बाजार हूं क्या मैं उसके लिए, नहीं हूं। जब मेरी परचेजिंग पावर हो जाएगी तो ऑडी कंपनी मुझे अपना मार्केट समझेगी, है ना। उसका अपना मार्केट है, मारुति का अपना मार्केट है, टाटा का अपना मार्केट है, महिंद्रा का अपना मार्केट है, क्योंकि सबके खरीदने की क्षमता अलग अलग है। तो जैसे इन्होंने कहा कि हमको मार्केट एक्सेस बढ़ाना चाहिए तभी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक ही कंपोनेंट है कि बाजार हमें एक्सपेंड करना चाहिए। तो बाजार एक्सपेंशन कैसे होगा, बिना परचेजिंग पावर के हो जाएगा क्या। और परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, पावर्टी रिडक्शन के लिए काम करना होगा, गरीबी कम करने के लिए। जिनकी खरीदने की क्षमता नहीं है उनको क्या करना होगा, सोशली असिस्ट करना होगा आपको, उनको 500 रुपये, 1000 रुपये, जैसे बहुत सारा स्कीम सरकार चलाती है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नाम से, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, इसमें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांगता पेंशन मिलती है, बहुत सारे और इस तरह के स्कॉलरशिप मिलती हैं। ये सब सरकार क्यों देती है, ताकि आप कुछ खरीद सके। पैसे का आप क्या करिएगा, खरीदिएगा। अब मान लीजिए कि सरकार बाजार में 1000 करोड़ रुपए हर महीना इस तरह से पेंशन के रूप में बांटती है, तो वो 1000 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं, कोई बिस्किट खरीद रहा है, कोई साबुन खरीद रहा है, कोई नमक खरीद रहा है, कोई तेल खरीद रहा है, कोई मसाला खरीद रहा है, और इस तरह से जो तेल मसाला साबुन क्रीम बनाने वाली कंपनियां हैं उनको मार्केट मिल रहा है। तो अगर हम पावर्टी रिड्यूस करने पर काम करें तो मार्केट हमारा अपने आप से बड़ा हो जाएगा। कल भी मैं यही बात समझा रहा था कि उन 80 करोड़ लोगों को जिनको प्रधानमंत्री फ्री में अनाज बांटने का सिगुफा लेके चले हैं, उन 80 करोड़ लोगों को अपने खाने भर की चीजें उत्पादित करने की क्षमता निर्मित कर दें आप, आपकी इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, नंबर 1 पे। किसी के पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट नहीं है, आपके पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट है। और ये वो 140 करोड़ लोग हैं जिनको सब कुछ चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, जूते अच्छे चाहिए, कारें अच्छी चाहिए, मोटरसाइकिलें अच्छी चाहिए, स्कूल अच्छा चाहिए, हॉस्पिटल अच्छा चाहिए। बस क्यों नहीं है अच्छा, तो उनकी खरीद क्षमता नहीं है। इसलिए वो कहाँ, अगर बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे, सरकारी अस्पताल में। और वहाँ कैसे पड़े रहेंगे, आदमियों की तरह नहीं, जानवरों की तरह, है ना। डॉक्टर उनको ऐसे ढकेल के चला जाएगा। वो सिचुएशन का समाधान क्या है कि आप पॉवर्टी को रिड्यूस करिए। तो तीसरा की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है, रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी को कम करना। क्या ये बात समझ में आ रही है, पॉवर्टी, गरीबी को
कम करना। अभी इस पर आंसर भी हम बनवा देंगे। अब जो है एक फ्रेम तैयार कर ले अपने दिमाग में, फिर हम बनवा लेंगे। गरीबी कम करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? एक तो जैसे हमने दो चैलेंजेस लिए ना, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और गरीबी को घटाना है। गरीबी घटाने के लिए तो एक आसान सा तरीका हमने बताया कि इसके लिए दो तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। एक तो फिलहाल जो समस्या है उससे हम कैसे निपट सकते, तुरंत तुरंत हम क्या कर सकते हैं गरीबी निवारण के लिए। वो हम कह रहे हैं कि सामाजिक सहायता दे सकते हैं, पैसा से हेल्प कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि देखो, गरीबी और बेरोजगारी एक दूसरे के भाई बहन हैं ना। एक है तो दूसरा रहेगा रहेगा। बहने बहने हैं दोनों, भाई बहन भी नहीं है ना। बहने बहने हैं, बहुत अच्छे से पटती भी है दोनों में ना, बहुत अच्छे संबंध है दोनों के बीच। एक जाती है दूसरे को ले जाती है साथ में हमेशा, अकेली कभी नहीं रहती है। तो वैसा है, ये गरीबी और बेरोजगारी दो सगी बहनें हैं जो दोनों हमेशा साथ साथ रहती हैं। और एक है तो समझना दूसरी यहीं कहीं होगी, है ना। गरीबी दिखाई दे रही है तो समझना कि बेरोजगारी भी अगल बगल टहल रही होगी, और बेरोजगारी दिखाई दे तो समझना गरीबी अगल बगल टहल रही होगी। तो इन दोनों को कम करने का तरीका क्या है? एक तो हमने कहा कि असिस्टेंस दे दो, दूसरा क्या करो? रोजगार सृजन कैसे करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करते हैं, आपके पास जो है अच्छा, मेन समस्या ही यही है आपके देश में। बेरोजगारी की मुख्य समस्या क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है भी वो एफिशिएंट नहीं है, उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है। जैसे इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना। आपको हमने पीछे एक बात बताई थी, एक रिलेशन है इकोनॉमी में। जैसे जब भी आपको इनकम बढ़ानी है, हम लोग बात कर रहे हैं ना इनकम बढ़ाने की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, मतलब इनकम कैसे बढ़ेगी। इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको? इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा कौन? इन्वेस्टमेंट दो तरह का है। एक तो है जो प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, और दूसरा कौन है? एक जो है निजी व्यक्ति करता है, और दूसरा कौन है? गवर्नमेंट करती है। जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, स्वयं से किया गया निवेश। इस इन्वेस्टमेंट का, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का क्या उद्देश्य होता है? सड़कें बनाना, बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, या ऐसी चीजों के विकास में पैसे खर्च करना जिससे प्राइवेट इंडिविजुअल अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित हो। क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कब करेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कब आएगा? क्या कोई प्राइवेट सेक्टर आप उम्मीद कर सकते हैं कि सड़क बनवाएगा? और अगर बनवा दिया तो आपको चलने देगा? अगर आप कल्पना करें कि यहाँ से तुम्हारे घर जाने के लिए जो सड़क बनी हो रिलायंस ने बनवाई है, पैदल चलने में भी टैक्स लगा देगा वो, है ना। ये पुल जो है, पुल पुल पार करना है तो पैसा लाओ, नहीं तो नदी में तैर के जाओ, ना, ऐसा नियम बना देगा वो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर सरकार करती है तो उससे प्रेरित होकर बहुत सारे लोग अपने आप से इन्वेस्टमेंट हैं, उससे बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं और प्रोडक्शन का लेवल बढ़ता है, इनकम अपने आप बढ़ती है ना। तो क्या करना है? तीसरा कंपोनेंट हमारे लिए क्या हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हिंदी में कहेंगे इसको आधारिक संरचना का विकास। क्या ये बात समझ में आई? इंफ्रास्ट्रक्चर सही से परफॉर्म कर सके इसके लिए क्या जरूरी है? जैसे आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना दिए, सब कुछ बहुत अच्छा कर दिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सही से काम कर सके इसके लिए जैसे आप एक कल्पना से आपके घर जाने के लिए एक 6 लेन की सड़क बना दी गई। अब इस 6 लेन की सड़क के किनारे क्या होगा? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, मार्केट, ये सब बनना शुरू होंगे ना। क्यों? क्योंकि इजी एक्सेस दिया है आपने,
और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे बिजली भी उपलब्ध करवा देते, पेयजल भी उपलब्ध करवा देते, तो और ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट यहाँ। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति यहाँ पर काम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। तब उसका डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए? रिसोर्स की तरह से होना चाहिए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके यहाँ सरकार इन्वेस्ट तो कर देती है, पर आप बहुत काबिल नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या कीजिएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अगला की कंपोनेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास। मानव का कैसा विकास करना है? संसाधन पूर्ण विकास करना है। मानव विकास ऐसे करना है जिससे वो देश के आर्थिक, देखिए जनसंख्या की समस्या है चाइना में, समस्या भारत में क्यों है? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या क्या है? डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो जनसंख्या को दो सेक्शन में बांटा गया, डिपेंडेंट पॉपुलेशन और वर्किंग पॉपुलेशन। और अगर किसी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया में भी है, फिर इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन शॉर्ट्स बना रही है वो तो तो वो शॉर्ट्स बना रही है और दूसरों को उलझा रही है कि देखो हमारा वाला, तो वो ज़्यादा ज़्यादा पॉपुलेशन इसी काम में लगी हुई है, तो कुछ पॉपुलेशन यहाँ भी इस काम में लगी हुई है। तो ह्यूमन को रिसोर्स की तरह हम डेवलप कर ले जाएं तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होगा। अगला पॉइंट लिखिए, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तकनीकी और नवोन्मेष। तकनीकी और नवोन्मेष, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बात हम आपको तो जरा समझिए। क्या आपने ऐसा कोई शब्द सुना है वो हम लोग कैपिटल आउटपुट, वो आर जैसे सुना है, आप भूल गए हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो नाम कुछ सजेशन दे रहा है क्या? कितना इनपुट करने पर, कितना इनपुट पर क्या आउटपुट दे रहे हैं हम? मान लीजिए, बिल्कुल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो मान लीजिए कि दो देशों की हम मान लो तुलना कर लेते हैं। एक कंट्री है जिसका हम नाम वैसे, और एक कंट्री, और हम बात करते हैं स्मार्ट बोर्ड की। ये स्मार्ट बोर्ड कितने का है? 1.5 लाख का। नहीं, सही में 1.5 लाख का है। है ना? तो ये स्मार्ट बोर्ड है 1.5 लाख का। ठीक, इंडिया में कितने का है ये? 1.5 लाख का। अमेरिका में कितने का है? 50,000 का, है ना? तो ऐसा क्यों है? 3 गुना अंतर क्यों है प्राइस में? टेक्नोलॉजी जो है, रॉ मटेरियल है, लेबर कॉस्ट है, वो बहुत सारी चीज़ें आउटपुट क्रिएट करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट की जा रही है वो कम है। कल हम बात कर रहे थे ना कि अगर हम किसानों को सब्सिडाइज करें तो किसानों की एक समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। सब्सिडाइज करेंगे तो क्या हुआ? उनके कैपिटल को हमने कम कर दिया, उनकी लागत को हमने गिरा दिया, तो उनका आउटपुट अपने आप, COR अपने आप बढ़ जाएगा। तो हम कम कैपिटल लगा के ज़्यादा आउटपुट लें, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, या हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहतर है। कैसे हो पाएगा ये? कैपिटल आउटपुट रेशियो जितना ज़्यादा होगा आपका देश उतना पीछे है। जैसे मोबाइल फ़ोन तुम 1.5 लाख का खरीदते हो एप्पल का, और तुम उसको स्टेटस सिंबल बना के रखते हो, और वही वही एप्पल का फ़ोन अमेरिकी नागरिक कितने का खरीदता है? $1200 का, है ना? और वो है प्राइस उसका $1200 है। तो वो एप्पल फ़ोन रखता है तो ठीक है, आप रखते हो तो वो क्या है? है ना?
हाँ हाँ, वो जैसे रखे तो वो खराब बात, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब बात है, वो अच्छी बात है, आप रख सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादातर लोगों के दिमाग में भ्रम क्या है ना कि वो रखना चाहते हैं ऐसा। जैसे आप क्षमतावान हैं, आप रख लीजिए, लेकिन उसको मन में इच्छा मत रखिए कि नहीं हमको रखना ही है, कैसे भी करके हमको रखना ही है, ऐसा इच्छा मत रखिए। तो ऐसा क्यों वो को 1200 में बेच रहा है और तुम उसी को 1.5 लाख में बेच रहे हो? क्योंकि वो बेहतरीन तकनीकी का प्रयोग करके अपने कैपिटल आउटपुट रेशियो कम कर रहा है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो का कम होना आर्थिक विकास का है, और इसको कम करने का तरीका क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। जितना बेहतरीन तकनीकी आप यूज करेंगे, जितना इनोवेटिव वे निकालेंगे प्रोडक्शन का, उतना आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट नोट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी बहुत की कंपोनेंट है कि हम जो है अभी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या होगा। अगला पॉइंट नोट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जैसे आर्थिक विकास का ये कंपोनेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना ही चाहिए, कि अगर आप विकास कर ले गए और आपकी पीढ़ी भूखों मर रही है तो आपने कोई विकास नहीं। और तीसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड, वैश्वीकरण एवं व्यापार। आप जो भी आर्थिक विकास कर रहे हैं वो दूसरे देशों तक अगर पहुंच रहा है तो आपका मार्केट बड़ा से बड़ा होता जाए। तो वैश्वीकरण और व्यापार, ये इतने सारे कंपोनेंट हैं। अब हम मूल प्रश्न पे आते हैं कि आर्थिक विकास क्या है, और उसके अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है, हालांकि ये प्रश्न बहुत पहले आया है, अभी इस तरह के प्रश्न आने कम है, लेकिन ये चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, इसलिए इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हेडिंग लिखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसमें हम अब बोलेंगे, आप लिखेंगे, है ना। जो समझना समझाना था वो हमने कर लिया है। अब आप एक बढ़िया आंसर कैसे बनाएंगे इस पर, वो उस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट is a condition, is a process of development, process of long term growth and improvement of an economy। आर्थिक विकास से तात्पर्य, आर्थिक विकास से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से है। दीर्घकालिक और समग्र विकास से है। समग्र में दीर्घकालिक आ जाएगा, समग्र विकास से है। improvement, growth and improvement of an economy which must be based on public welfare, जो कि लोक कल्याण, which must be focused on या based on public welfare, improvement of living standard, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार अवसरों का सृजन, आय का वितरण और गुणवत्तापूर्ण जीवन शामिल है। आपने क्या लिखा था? विच मस्ट बी फोकस्ड ऑन लिविंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इनकम रिडक्शन इन इनकम इनइक्वलिटी एटसेट्रा। ठीक, तो आर्थिक विकास क्या है? जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। आर्थिक विकास वो है जिससे नए रोजगार अवसरों का सृजन हो। आर्थिक विकास वो है जिससे आय की असमानता कम हो। आर्थिक विकास वो है जिससे लोग बढ़िया जीवन जी सकें। अगला पॉइंट लिखिएगा, पैसे चेंज करके, इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसेस, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं
नीतियां और रणनीतियां शामिल हैं। विच एम्ड एट, जिनका उद्देश्य इन्हांसिंग द प्रोडक्टिविटी, जिनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना, कॉमा एफिशिएंसी, क्षमता निर्माण करना, एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाना। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को फोकस करती हैं वो प्रोसेस, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज जो सरकार बनाती है, उनका उद्देश्य क्या है। जैसे मार्केट ज़्यादा कंपटीटिव रहेगा तो अच्छा रहेगा कि ज़्यादा मोनोपोलिस्टिक रहेगा तो अच्छा, किसको फायदा होगा। और अगर मोनोपोलिस्टिक हुआ तो प्रोड्यूसर को फायदा होगा। अब हेडिंग लिखें की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। की कंपोनेंट आर्थिक विकास के, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो लिखा पीछे, अब उसके की कंपोनेंट्स पे आते, इनके बारे में भी दो दो चार चार पॉइंट लिखाएंगे। तो की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण कारक। नंबर 1, ग्रोथ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में पहला पॉइंट लिखिए, ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द इंडिकेटर ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अर्थव्यवस्था के आकार का सूचक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स the total value of goods and services produced within the border of any particular country। यह किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताती है। किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को बताती है। हायर जीडीपी ग्रोथ रेट्स टिपिकली लीड्स टू ग्रेटर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किसी भी देश के आर्थिक संपन्नता को प्रदर्शित करती है। आर्थिक संपन्नता प्रदर्शित करती है, आर्थिक संपन्नता को प्रभावित करती है। लीड्स टिपिकली लीड्स टू प्रॉस्पेरस या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ना ही चाहिए। और जीडीपी कैसे बढ़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लगातार बढ़ते रहना। पैसा छापने से कोई अमीर नहीं होता है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है और आपके यहाँ पैसे का उत्पादन बढ़ जाता है, तो कल हमने बात किया था कि मार्केट में ज़्यादा होगी उसका रेट कम होगा। पैसा अगर मार्केट में ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो पैसे का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और पैसे का रेट किसके अगेंस्ट होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट। तो पैसे का रेट कम हो रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर किसी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हैं तो उनका रेट गिरेगा, पैसे का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए कहीं पर $1200 में एप्पल फ़ोन मिल रहा है
और कहीं 1.5 लाख रुपए में एप्पल फ़ोन मिलता है। ये अंतर क्या है? लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे गुड्स खरीदने के लिए कम पैसे लगाने पड़ेंगे, और जहाँ पर प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत लोअर लेवल पे है वहाँ पे उन्हीं को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने, क्योंकि पैसा तो कुछ है नहीं ना। आपको बहुत भूख लगी और रोटी ना हो, पैसा खूब हो, भूख मिट सकती है? कोई मतलब नहीं। सारा रेगिस्तान फैल रहे हैं, बहुत सारा रखे हैं, पानी नहीं, प्यास के बिना मर जाइएगा अरबों। तो ज़रूरत इस मार्केट में किसकी है? वस्तु और सेवाओं की है। प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने की ज़रूरत। कोई भी इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ाकर ही अमीर बन सकती है, पैसे को बढ़ा के नहीं। कई जगह पे नहीं नहीं ऐसा अरे यार कहीं भी गवर्नमेंट चली होगी बेवकूफ़ नहीं होगी, मजबूरी में करती है, ऐसा ना कहो बेवकूफ़ी में करती है। अरे आपकी भी सिचुएशन कमोबेश वही है। आपका विदेशी कर्ज कितना है? बहुत ज़्यादा बोले तो है 2,10,000 करोड़ पार कर चुका है, और जब अब 2 लाख करोड़ है, और जब साहब सत्ता में आए थे 55,000 करोड़ था। 2014 में 55,000 करोड़, और अभी 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। आपके बजट का सबसे बड़ा हेड कहाँ खर्च होता है? इंटरेस्ट पेमेंट पे। आपकी स्थिति का बहुत अच्छी, आपकी बात है इकोनॉमी, इतना डोमेस्टिक नेचर की इकोनॉमी है, इन सब चीज़ों का सीधा असर आप पे नहीं आ पाता है। अभी यही जिम्बाब्वे श्रीलंका होते आप ना, तो आपकी भी हालत यही हो जाती है, छापना पड़ता आपको, और जैसे ही आप छापते आप छप जाते, है ना? तो हालात आगे आगे अगला पॉइंट लिखिए, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार अवसरों का सृजन। रोजगार अवसरों का सृजन। The basic objective of economic development is to create jobs and reduce unemployment. आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के अवसरों को सृजित करना तथा बेरोजगारी को कम करना, तथा बेरोजगारी दर को कम करना। It can be done by the stimulating investment, fostering entrepreneurship. It can be done by the stimulating investment, fostering entrepreneurship and promoting industries. इसे उद्योगों को बढ़ावा देकर, निवेश की गति को तेज करके, तथा लोगों में उद्यमशीलता का विकास करके प्राप्त किया, तथा लोगों में उद्यमशीलता का विकास करके प्राप्त किया। जैसे हम तीसरा पॉइंट लिखे, पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें लिखिए, एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज reducing poverty and income inequality. आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू, आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीबी और आय की असमानता को कम करना है। दिस कैन बी अचीव by targeting social welfare programs
इसे सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों तथा उचित स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, इसे लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों, उचित स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा तथा समावेशी आर्थिक विकास की नीतियों से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा तथा समावेशी आर्थिक विकास की नीतियों से प्राप्त किया जा सकता है। इट कैन बी अचीव बाय टारगेटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, access to education and healthcare, and inclusive economic policies, and inclusive economic policies. इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने का एकमात्र तरीका है कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं दे मस्ट बी, जितने ज़्यादा लोगों को हम शामिल करेंगे उतना इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर, पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर पाएंगे। इनकम इनइक्वालिटी भी एक तरह की पॉवर्टी है ना। पॉवर्टी के दो टाइप आपको बताए गए हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। तो इनकम इनइक्वालिटी क्या है? सापेक्ष गरीबी है, तुलनात्मक रूप से गरीब हैं, दोनों अमीर हैं लेकिन दोनों तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से कम है, कंपैरेटिव गरीबी है। या दोनों गरीब हैं, नीचे भी है, मान लो कि दो फैमिलीज हैं जो बीपीएल हैं, लेकिन बीपीएल में एक फैमिली ऐसी है जो बहुत खराब अवस्था में है, और एक फैमिली है जो बीपीएल के ठीक नीचे, लाइन के ठीक नीचे है, और एक लाइन के बहुत नीचे है। तो इनके दोनों के बीच में क्या समस्या है ना। इसीलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स आया 1998 में, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया, अमर्त्य सेन को। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा कि आपने एक लाइन खींच दी, अब नीचे कौन कहाँ है, हाँ उस पर तो आप ध्यान दे नहीं रहे हो। तो जो बहुत नीचे है उसको टारगेट करिए आप, कि उसको उसी में अभी लाइन के नीचे ही ऊपर उठाना है उसको। और उसके लिए आप भारत में अंत्योदय अन्न योजना का स्कीम लाया गया था कि सबसे नीचे वाले को हम बहुत सस्ते में फूड सिक्योरिटी देंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, ग्रास रूट ले। अगला लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, संरचनात्मक विकास। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट is building and maintaining infrastructure. Another important aspect of development is building and maintaining infrastructure. आर्थिक विकास का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आधारिक संरचना का निर्माण और सुरक्षा है, निर्माण और सुरक्षा है। सच एज रोड्स, ब्रिजेज, जैसे सड़क, पुल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, बंदरगाह, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, दूरसंचार नेटवर्क, एनर्जी, ऊर्जा, एटसेट्रा ना, एटसेट्रा, इन सब का विकास भी जरूरी है। अगला पॉइंट इसमें इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आधारिक संरचना के क्षेत्र में निवेश, आधारिक संरचना के क्षेत्र में निवेश आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण वाहक है। आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण वाहक है।
फिर अगला पॉइंट लिखेंगे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मानव पूंजी विकास या मानव ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के क्या तरीके हैं? उसको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा भी बड़ी अनोखी चीज। आप शिक्षा तो बहुत, जैसे भारत में समस्या क्या है, लोग शिक्षित हो गए हैं, स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है, कौशल नहीं है, पैसा कैसे कमाएंगे? ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज यही सारा है। तो लिखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। आर्थिक विकास को मानव को संसाधन के रूप में विकसित किए जाने के लिए, मानव को संसाधन के रूप में विकसित किए जाने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। मानव को संसाधन के रूप में विकसित किए जाने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, जिसमें जिसमें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, जिसमें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य शामिल है, स्वास्थ्य सेवाएं शामिल। A well educated and healthy workforce, एक शिक्षित और स्वस्थ कार्यबल, इज मोर प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादक होगा, और स्वस्थ कार्यबल अधिक उत्पादक होगा, साथ ही एंड इज मोर प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव, ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्पिटिटिव, साथ ही वो नवोन्मेष के माध्यम से आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा को भी जन्म देगा। नवोन्मेष और आर्थिक विकास से प्रतिस्पर्धा को जन्म। अगला लिखें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तकनीकी और नवोन्मेष, तकनीकी और नवोन्मेष। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड फॉस्टरिंग इनोवेशन, एडवांसमेंट एंड फॉस्टरिंग innovation are vital for sustained economic development। तकनीकी विकास, तकनीकी उन्नयन और नवोन्मेष को संरक्षण, सतत आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनोवेशन ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी गेन्स, improves efficiency and creates new industries and job opportunity। नवोन्मेष उत्पादन, उत्पादकता, नवोन्मेष उत्पादकता, क्षमता तथा नए रोजगार अवसरों का विकास करता है। इनोवेशन ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी गेन्स, improves efficiency and creates new industries and job opportunity। अगला लिखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी परस्यूड इन अ सस्टेनेबल मैनर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी परस्यूड इन सस्टेनेबल मैनर। आर्थिक विकास को सतत प्रक्रिया के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस which preserves environmental resources and promotes ecological balance। सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज aim to meet present needs without compromising the ability of future generation to meet their own needs। सतत विकास की ऐसी रणनीति है जो वर्तमान पीढ़ी को अपनी जरूरतों को इस प्रकार पूरा करने के लिए, इससे अपनी जरूरतों को इस प्रकार पूरा करने के लिए जिससे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने में कोई असुविधा ना हो। विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। है ना ये बात सही? अगर ये कंप्रोमाइज हो गया तब तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, अगली पीढ़ी ऐसे ही रह जाएगी।